हेलो जी, मेरा नाम है सी ए प्रिंस खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टीडीएस का सेक्शन 194I रेंट, एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पढ़ते हैं, ठीक है, बाद में बातें करेंगे। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एच इंडिविजुअल और एच को रखो साइड पे, ठीक है। एनी पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट, ध्यान रखना रेजिडेंट को अगर कोई पेमेंट कर रहे हो बाय वे ऑफ रेंट शैल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 2%, 10%। देखो, अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल या एच किसी को क्या पेमेंट करता है, रेंट की पेमेंट करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। 2% छोटा रेट छोटी चीज़ के लिए, बड़ा रेट बड़ी चीज़ के लिए, ऐसे याद रखने। छोटा रेट छोटी चीज़ के लिए, बड़ा रेट बड़ी चीज़ के लिए। छोटा रेट छोटी चीज़ के लिए, बड़ा रेट बड़ी चीज़ के लिए। छोटा रेट छोटी चीज़, सर कितनी बार बोलोगे, याद हो गया ना हमको। 2% इन केस ऑफ रेंट फॉर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट। 10% किसके लिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या लगता है, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या लगता है, फर्नीचर, ठीक है। 2% छोटा रेट छोटी चीज़, बड़ा रेट बड़ी चीज़, ठीक है। आगे इंडिविजुअल और एच कहते हैं हम क्यों बाहर रहे, हमको भी मौका दो, हम भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल या एच वो इंडिविजुअल या एच टीडीएस डिडक्ट करेंगे जिनकी सेल 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स। प्रोफेशनल के केस में जिसकी सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ऊपर है। हाउएवर इंडिविजुअल या एचयूएफ हुज टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशनल, ठीक है। टाइम ऑफ डिडक्शन, कब डिडक्ट करेंगे, ठीक है। दिस डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बस ऐसा याद रखो, अगर दिस डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। वेयर एनी सच इनकम इज क्रेडिट टू एनी अकाउंट वेदर कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट या बाय एनी अदर मीन्स। जब हम क्या करते हैं किसी पर्सन को, जब जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं अपने। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो भी ये माना जाएगा कि क्रेडिट होगी है वो, ठीक। थ्रेशोल्ड लिमिट, अब कितनी अमाउंट हम उसको देंगे जिस पे टीडीएस की जो है प्रोविजंस एप्लीकेबल होती हैं। नो डिडक्शन नीड टू बी मेड वेयर द अमाउंट ऑफ सच, बस ऐसे देखो, अगर 2,40,000 से ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो तो क्या टीडीएस डिडक्ट करना है। 2,40,000 से नीचे पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, ठीक है। रेंट का मीनिंग क्या है, रेंट का मीनिंग है, रेंट मीन्स एनी पेमेंट, किसके लिए, लीज, सब लीज, टेनेंसी या एनी अदर एग्रीमेंट या अरेंजमेंट, किसके लिए, फॉर द यूज ऑफ सेपरेटली या टुगेदर, लैंड, बिल्डिंग, लैंड अपर्टेनेंट टू बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, ठीक है। वेदर और नॉट एनी ऑफ, छोड़ो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194I कूलिंग चार्जेस टू द कोल्ड स्टोरेज। इसका क्या मतलब है, देखो कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, जैसे एक पर्सन है जो बिज़नेस करता है किस चीज़ का, फ्रूट्स का, ठीक है। फ्रूट्स वो मंगवाता है आगे से, ठीक है, उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करता है, फिर उसको सेल करता है। ऐसा तो नहीं है मंगवाया, ठीक है, आज की आज सारा बिक गया, ठीक है, वो तो ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज में उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। और कोल्ड स्टोरेज वाला जो है वो उससे पैसे लेगा फ्रूट रखने के, एक जगह प्रोवाइड कर रहा है ना, अभी यहाँ पे अपना सामान रखो, ठीक है, जब आपको ज़रूरत हो इसको उठाओ और बेच डालो, ठीक है। तो सपोज़ करो मेरा कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, आप फ्रूट का बिज़नेस करते हो, आपने मेरे को बोला कि हमको हमने सामान रखना है आपके कोल्ड स्टोरेज में, तो आपने मेरे कोल्ड स्टोरेज में सामान रखा, फ्रूट्स रखे, तो मैं उस पर क्या करूँगा, आपसे कुछ फ़ीस चार्ज करूँगा, ठीक है। बट एक याद रखना इसमें बात, मैं और आप टेनेंट नहीं हो मेरे, ठीक है ना, मैंने आपको सारा कोल्ड स्टोरेज नहीं दिया यूज़ करने के लिए, ठीक है। क्या बोला, आप और मैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी जो है वो मतलब टीडीएस जो है नहीं लगेगा। देखो, द मेन फंक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज टू प्रिजर्व पेरिशेबल गुड्स बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस एंड द स्टोरेज ऑफ सच गुड्स इज ओनली इंसिडेंटल इन नेचर। द कस्टमर इज ऑल्सो नॉट गिवन एनी राइट टू यूज़ any demarcated space या place or machinery of the cold storage and thus does not become a tenant। आप मेरे टेनेंट नहीं हुए, सिर्फ मैंने स्पेस दी है, आप उसको यूज़ करो, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाएगा और इस पर 194C लगेगा। द प्रोविज़न फॉर 190
I, the provision of 194I are not applicable to the cooling charges paid by the customer. जो आप मेरे को कूलिंग चार्जेस पे कर रहे हो उस पर TDS की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगी. सिंस द अरेंजमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द कोल्ड स्टोरेज आर बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल, प्रोविजंस ऑफ 194C विल बी एप्लीकेबल. ओके, नो रिक्वायरमेंट टू TDS under section 194I on the remittance of passenger service fees by an airline to airport operator. समझो, पहले एयरपोर्ट होते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ पे ना हर एयरलाइंस की अपनी अपनी क्या होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं. जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, जैसे हमने फ़्लाइट बुक की एयर इंडिया की, ठीक है, या फिर इंडिगो की या विस्तारा की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं एयरलाइंस एयरपोर्ट ऑपरेटर को पैसेंजर सर्विस फ़ीस देते हैं. ठीक है, क्या देते हैं, पैसेंजर. अब इतना समझो, एयरलाइंस जो होते हैं, जब अलग अलग फ़्लाइट्स होती हैं ना, वहाँ पे अलग अलग प्लेन्स खड़े होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एयरलाइंस वाले पैसेंजर सर्विस फ़ीस दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर को. ठीक है, तो उस पर TDS की जो है प्रोविज़न वो एप्लीकेबल नहीं होती. ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला है, द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पेमेंट टू क्वालिफाई एज रेंट इज़ दैट द पेमेंट मस्ट बी फॉर द यूज़ ऑफ लैंड और बिल्डिंग. ठीक, land and building and mere incidental minor insignificant use of the same while providing other facilities and service would not make it payment for the use of land or as to contract. मतलब इस पे 194I सीधा सीधा नहीं लगेगा. इनमें क्या है कि इस पे 194I नहीं लगेगा. ठीक है, जो पैसेंजर सर्विस फीस कौन दे रहा है, एयरलाइंस दे रही हैं. किसको दे रही हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे रही हैं. उस पर क्या नहीं लगेगा, 194I नहीं लगेगा. देखो, द CBDT हैज़ वाइड दिस सर्कुलर क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ 194I शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन पेमेंट ऑफ PSF बाय एयरलाइन टू एयरलाइन ऑपरेटर. सर्विस टैक्स पेड बाय द टेनेंट डजंट पार्टेक द नेचर ऑफ इनकम ऑफ लैंडलॉर्ड. जो सर्विस टैक्स टेनेंट दे रहा है किसको, लैंडलॉर्ड को, वो लैंडलॉर्ड की इनकम नहीं है. लैंडलॉर्ड क्या है, सिर्फ मिडिल मैन है. ठीक है, कलेक्टिंग एजेंसी है जो पैसा लेके किसको दे रहा है आगे, किसको दे रहा है आगे, सरकार को. ठीक है, देयरफॉर TDS अंडर 194I वुड बी रिक्वायर्ड टू मेड ऑन अमाउंट ऑफ रेंट पेड या पेबल. ठीक है, TDS जो डिडक्ट होगा वो सिर्फ रेंटल इनकम पे होगा, ना कि सर्विस टैक्स पे. समझे 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 सर, 3 बार बोला, पहली बार में ही समझ गए थे, बस आप ही नहीं समझे थे. खत्म सेक्शन. क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS प्रोविजन ऑफ 194I ऑन लमसम lease premium paid for the acquisition of long-term lease. देखो, the issue of whether or not TDS under 94I is applicable on the lump sum lease premium or one-time upfront lease charges paid by an assessee for acquiring long-term leasehold right for land or any other property has been examined by CBDT. Accordingly, the CBDT has via this circular clarified that lump sum lease premium or one-time upfront lease charges which are not adjustable against periodic rent paid or payable for the acquisition of long-term leasehold right over land or any other property are not payment in the nature of rent within the meaning of 194I. Therefore, such payments are not liable for TDS under 194I. इन्होंने क्या बोला है, देखो, जब हम एक्वायर करते हैं कोई स्पेस, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लीज़ के लिए, जैसे 99 ईयर की लीज़ पे हमने क्या किया, एक जगह ले ली, ठीक है, और अब हम उसको यूज़ करेंगे रहने के लिए. ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो आप पेमेंट करोगे उनको, ठीक है, लमसम पेमेंट कर रहे हो या वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस पे कर रहे हो, वो रेंट की नेचर के नहीं हैं, वो रेंट के नेचर के नहीं हैं, इसलिए 194I एप्लीकेबल नहीं होगा. आप सिर्फ इतनी सी बात समझो, आपको एग्ज़ाम में एडजस्टमेंट आएगी कि बताओ लमसम लीज प्रीमियम पेड किया है फॉर द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, तो आपने क्या याद रखने, प्रिंस सर ने पढ़ाया था, इस पे 194I नहीं लगेगा, 194I नहीं लगेगा. ये पेमेंट जो आप कर रहे हो ये रेंट के नेचर की पेमेंट नहीं है. ठीक है, ये हो गया. हमारा क्या रह गया इसमें हमारा सिर्फ रह गया एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS प्रोविजन अंडर 194I टू सर्विस टैक्स कंपोनेंट ऑफ रेंटल इनकम. इसको सर्विस टैक्स पेड बाय द टेनेंट डजंट पार्टेक द नेचर ऑफ इनकम ऑफ लैंडलॉर्ड. जो सर्विस टैक्स टेनेंट दे रहा है किसको, लैंडलॉर्ड को, वो लैंडलॉर्ड की इनकम नहीं है. लैंडलॉर्ड क्या है, सिर्फ मिडिल मैन है. ठीक है, कलेक्टिंग एजेंसी है जो पैसा लेके किसको दे रहा है आगे, किसको दे रहा है आगे,
सरकार को, ठीक है। देयरफॉर TDS अंडर 194I वुड बी रिक्वायर्ड टू मेट ऑन अमाउंट ऑफ रेंट पेड या पेबल, ठीक है। TDS जो डिडक्ट होगा वो सिर्फ रेंटल इनकम पे होगा, ना कि सर्विस टैक्स पे। समझे 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 सर 3 बार बोला, पहली बार में ही समझ गए थे, बस आप ही नहीं समझे थे। बताओ कि हम सेक्शन को लर्न कैसे करें। देखो सेक्शन का नाम क्या है, रेंट, ठीक है। आप रह रहे हो PG में, एक आंटी है लैंडलॉर्ड है जो रेंट लेने आई, क्या बोला मैंने, रेंट लेने आई, रेंट लेने आई, मेरे साथ बोलो 5 बार, आंटी रेंट लेने आई, आंटी रेंट लेने आई, आंटी रेंट लेने आई, आंटी रेंट लेने आई, आंटी रेंट लेने आई। कैसे याद रखना है, आंटी रेंट लेने आई। सर हो गया, बस याद हो गया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है, ठीक है, 1% भी आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है एग्ज़ाम्स के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।